ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आपका जो न्यू टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्जेस। एज डिस्कस्ड अर्लियर, मैंने आप लोगों को थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड की गाइडलाइंस दे दी थी। ये क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मल्टीपल एरियाज पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपको डेरिवेशन सॉल्व करनी है वो इस सिनेरियो के लिए सॉल्व करनी है। बेसिकली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है किसी ऐसे रिंग की जिस पर मल्टीपल पॉइंट्स पर चार्जेस हैं। लेट सपोज आपके पास एक रिंग है। अब इस रिंग पर हर जगह पर कुछ ना कुछ चार्जेस होंगे यूनिफॉर्मली, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। अब उस रिंग ऑफ चार्जेस में हम एज मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो रिंग होता है, अगर हम उसको बहुत दूर की डिस्टेंस से देखते हैं तो वो तो आपको एक पॉइंट ही नज़र आएगा, लेकिन अगर वो रिंग है, हम करीब के डिस्टेंस से उसे देखें तो हमें यहाँ पर मल्टीपल एरियाज पर मल्टीपल चार्जेस नज़र आएंगे। जैसे यहाँ पर जो चार्ज है वो कुछ और होगा, यहाँ पर जो चार्ज है वो कुछ और होगा। इस पूरे पे कहीं ना कहीं बहुत सारे चार्जेस होंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इसके एरियाज को। अब इसके जो चार्जेस हैं उसकी रिस्पेक्ट से हमें पॉइंट पी पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। और पॉइंट पी इन्होंने कहाँ पर हमें बोला है, पॉइंट पी आपका इसके सेंटर में जो पॉइंट है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट पी है, ठीक है। अब जो आपका सेंटर पॉइंट है यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अब किसी भी चीज़ में आपको उसके ये देखना पड़ता है कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। अब सिर्फ इसमें एक्स और वाई कंपोनेंट नहीं है बल्कि जेड कंपोनेंट भी है। और उसका रीज़न ये है कि इसकी सिर्फ लेंथ और विड्थ, हाइट और विड्थ नहीं है, बल्कि इसमें कोई ना कोई डायरेक्शन भी है। तो ज़रा इस डायग्राम को गौर से समझ लें। इसमें मेरे पास तीन चीज़ें हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो अगर मैं किसी रिंग की बात कर रही हूँ, यहाँ पर ये मेरा जो रिंग है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सर्कुलर एक रिंग है। तो इसका मतलब अगर कोई भी रिंग होता है या कोई भी सर्कल चीज़ है तो उसके लिए सेंटर से लेकर जो एंड पॉइंट तक डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं कि ये मेरा रेडियस है। तो इसको मैं कह दूंगी कि ये रेडियस आर है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पर जो डिस्टेंस गिवन है वो है z, क्योंकि z एक्सिस पर है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो z है। इसके अलावा साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को साथ ही साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी। अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो ये है। अब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो सारा का सारा इस पूरे सर्कल पर सेम रहेगा, जो कि होगा r, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे चार्जेस भी तो पता हों कि जो चार्जेस हैं वो क्या है। तो चार्जेस के लिए अब मैं अगर इस रिंग पे थोड़ा सा फोकस करूं, यहाँ से यहाँ पर जो भी चार्जेस हैं, मैंने आपको बताया कि हर पॉइंट पर चार्जेस होंगे। तो हमेशा मेरे पास सेम चार्जेस तो नहीं होंगे, चार्जेस में कोई ना कोई चेंज होगा। तो जो चेंज होगा इसकी वजह से, जब भी हम किसी चेंज की बात करते हैं तो चेंज की वजह से हमें क्या लेना पड़ता है, डेरिवेटिव लेना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, जब भी मेरे पास कोई पॉइंट चेंज हो रहा होता है, जैसे यहाँ कोई नेगेटिव चार्जेस हैं या कोई पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो जब भी मैं चेंज की बात करती हूँ तो हमें उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है। दैट्स वाई वी विल यूज डी क्यू। डी क्यू का मतलब हो गया डेरिवेटिव ऑफ चार्ज। अभी ये मैं आपको दोबारा बता देती हूँ ये सब क्या है। अभी दो चीज़ें हमारी हो गई इस डायग्राम में से, रेडियस जो कि पूरा सेंटर से लेके साइड तक का डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये आपकी जेड एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस हो गई। अब इसके अलावा यहाँ पर आप लोग ज़रा देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें कैसे हैं, पहली जो है एक एक्सिस वर्टिकल एक्सिस है ये वाली, जो कि जेड एक्सिस है, और ये वाली जो एक्सिस है इसको मैंने कहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो अगर मेरे पास हॉरिजॉन्टली भी एक एंगल बन रहा है और वर्टिकली भी एक एंगल बन रहा है, तो मैं दोनों एंगल्स को थीटा नहीं कहूंगी, दोनों एंगल्स को एक अलग अलग नाम देना पड़ेगा। तो जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल एंगल है उसको मैंने कह दिया कि ये थीटा है, और जो मेरे पास यहाँ इस पॉइंट से लेकर इधर तक का एंगल बन रहा था उसको मैंने कह दिया, पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो एंगल बन रहा था इसको मैंने कह दिया कि ये वाला एंगल जो है वो एंगल फाई है। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे थोड़ी सी डिटेल्स मेरे पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करें तो ये कैसा ट्राइंगल बन गया, एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, जिसका ये वाला एंगल तो स्ट्रेट पॉइंट कर रहा है 90 डिग्री,
विच मीन्स ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका क्या है, जो कि बेस मुझे नजर आ रही है वो क्या है इसका, सॉरी, किसी भी पॉइंट पर एक सर्कल में जो डिस्टेंस है वो सेंटर से लेकर एज तक का सेम ही रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इस ट्रायंगल में यहाँ पर देखूँ तो ये आर होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लेंथ है वो जेड एक्सिस है, इसलिए यहाँ पर जेड ले ली। तो अगर मुझे हाइपोटेनस चाहिए तो ऑब्वियसली वो किसके बराबर होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो इसका परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हम स्क्वायर तो नहीं लेंगे, सिंपल जो एच होगा हाइपोटेनस वो बराबर हो जाएगा किसके, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने इसमें से वैल्यूज निकाल ली। ये थोड़ा सा लाइट हो रहा है इसलिए मैंने लिख दिया दोबारा से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसकी जो बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर है वो बराबर होगा हाइपोटेनस स्क्वायर के। सारी चीजें हो गई, एक चीज रह गई बस, डी क्यू हमने क्यों निकाला था। डी क्यू का मतलब है जब कोई भी आपके पास रिंग ऑफ चार्जेस है तो इसमें मल्टीपल एरियाज पर मल्टीपल चार्जेस होंगे। तो उन मल्टीपल चार्जेस की वजह से जो आपके पास अब चार्ज होगा फाइनल, तो उसमें जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होगी वो अकेली नहीं होगी किसी एक चार्ज की वजह से, बल्कि वो सारे जो रिंग पर चार्जेस एक्ट कर रहे हैं उन सब की वजह से होगी। ठीक है, तो इस वजह से हमें इनका क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन जरा देख लेते हैं। अ रिंग ऑफ रेडियस आर कैरीज अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी आपकी होती है लैम्डा, कि चार्ज की कितनी जो भी डेंसिटी है उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होती है सेंटीमीटर कूलम पर मीटर स्क्वायर। सी स्टैंड्स फॉर कूलम पर मीटर स्क्वायर, कि कितने चार्जेस पर मीटर है। ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारी चार्ज डेंसिटी होगी। उसके बाद ये रेडियस गिवन है आर, और डी थीटा मतलब एंगल में भी चेंज। अब देखो जैसे जैसे हर पॉइंट पर डिफरेंट हम चार्जेस को अगर स्टडी करें तो हर पॉइंट पर हम उसका एंगल भी नोट करेंगे। इस वजह से एंगल जब चेंज होगा तो इस वजह से एंगल को भी हमने डी थीटा करके लिखा है। सही है। अब वी सीक इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पॉइंट पी पे, जो कि डिस्टेंस जेड पर लाई कर रहा है सेंटर से लेकर। ठीक है, डी क्यू मैंने भी बता दिया था कि आपके पास क्या है, इस रिंग ऑफ चार्जेस पर जितने भी चार्जेस एक्ट कर रहे हैं उनका चेंज है। तो इन सारी इंफॉर्मेशंस को जहन में रखिएगा। क्या क्या चीजें याद रखने के लिए हैं, सबसे पहली कि इस पॉइंट से यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है आर, लेंथ इसकी जेड हो गई, यहाँ भी आर। दो एंगल्स हैं, अगर मेरे पास हॉरिजॉन्टल एंगल की मैं बात करूँ जो इसके बेस पर है वो थीटा होगा, और जो वर्टिकल एंगल है जो इसकी हाइट की वजह से है वो फाई होगा। ठीक है, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वाला फॉर्मूला डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा आर डी थीटा, इसको अभी हम निकालेंगे भी। बेसिकली ये अगर मैं सर्कल पर नोट करूं तो ये क्या है, बेसिकली एक स्मॉल चार्ज है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक स्मॉल आर्क है, इस पे मल्टीपल चार्जेस हो रहे होंगे। तो मल्टीपल चार्जेस के लिए मैं इसे कह सकती हूँ कि स्मॉल लेंथ है। ठीक है, तो इस स्मॉल लेंथ को मैं डी एल कह सकती हूँ। डी एल इसलिए कहा है, एल स्टैंड्स फॉर लेंथ, और डी का मतलब वही अगेन चेंज, डेरिवेटिव कहो या चेंज कहो एक ही बात है। ठीक है, तो डी क्यू बराबर है लैम्डा इंटू डी एल के। लैम्डा का मतलब था जितने भी चार्जेस पर मीटर एक्ट कर रहे हैं। अब अगर हम इसको एंगल के लिहाज से देखें डी एल को, जो कि अगर हम इसको एंगल के लिहाज से देखेंगे तो क्या बन जाएगा, एंगल की फॉर्म में इसमें थीटा हमें चाहिए, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक कर्व है, तो इस वजह से इसमें एंगल आएगा और रेडियस भी आ जाएगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो डी एल ही रहता। तो डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा डी एल था, डी एल को चेंज करेंगे अगर हम एंगुलर पोजीशन के लिहाज से देखें तो इसमें आ जाएगा डी एल इज इक्वल्स टू आर डी थीटा। आर स्टैंड्स फॉर रेडियस एंड डी थीटा बिकॉज चेंज इन पोजीशन। तो डी क्यू हमारे पास इस तरह कैसे आ गया, डी क्यू का फॉर्मूला था पाई इंटू डी एल। डी एल की ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दी पर इक्वेशन में डी एल की जगह, तो बन गया लैम्डा आर डी थीटा। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन जो मैंने यहाँ पर अभी आपको एक्सप्लेन किया था ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये आ गया आपके पास डी क्यू। अभी बेसिक हमने डी क्यू निकाला क्यों है ये मैं भी आपको बताती हूँ। पहले हम सारे इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद
हम इनको सिंपल एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। हमें फाइनली निकालनी है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि चार्ज पर आ रही होगी। अभी जितना भी सारा हमने जिक्र किया है वो सिर्फ किसका किया है, क्यू का किया है या फिर चेंज इन क्यू का किया है। क्योंकि जब हम अगर कूलम्स लॉ को स्टडी करें तो उसमें तो सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस होते हैं, 2 चार्जेस के दरमियान की हम फोर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। अब कूलम्स लॉ का क्या था, लेट से ये Q1 है ये Q2 है, आपने इन दोनों की क्या निकाल ली, दोनों के दरमियान की फोर्स निकाली। लेकिन अब यहाँ पर इस सिनेरियो में ऐसा नहीं है, इस सिनेरियो में हमें Q ही नहीं पता है कि Q कितना है, तो इस वजह से हम पहले Q के लिए सारी मेहनत कर रहे हैं। अब मुझे डी क्यू तो पता चल गया कि है लेमडा आर डी थीटा, लेमडा इंटू डी एल था, डी एल का मतलब था जो चेंज है पोजीशन में, उसको हमने एंगुलर के लिहाज से देखा तो वो बन गया आर डी थीटा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास दिया हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज एलिमेंट टू पी। चार्ज एलिमेंट से जो मैंने यहाँ पर अभी बताया, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमें निकालना था। तो वो डिस्टेंस कैसे आएगा, अगर हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, तो बेस आर थी और जेड आपका क्या था, परपेंडिकुलर था। तो यहाँ पर सिंपल मैंने पुट कर दिया, तो इससे आपके पास यहाँ पर चेंज की वैल्यू मुझे मिल गई, ठीक है। उसके चेंज को मैंने यहाँ आर से रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद अगर मैं अपना कूलम्स लॉ देखूँ तो कूलम्स लॉ आपके पास क्या कहता है, अच्छा इसको अभी भूल जाए, लेट से यहाँ डी नहीं है, यहाँ भी डी नहीं है। आपका कूलम्स लॉ कहता है कि इधर है Q1 और इधर है Q2। Q1 और Q2 और 1/4π0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, कूलम्स लॉ ये होता है सिंपल। लेकिन अगर अब आपको ये कूलम्स लॉ अप्लाई करना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अब उसमें चेंज नजर आ रहा है, उसका पॉइंट चार्ज नहीं है, कोई एक या दो चार्जेस नहीं है जिनके दरमियान फाइंड करनी हो, बल्कि देयर आर मल्टीपल चार्जेस जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो इस वजह से मल्टीपल चार्जेस की वजह से हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। और Q1 Q2 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि सिर्फ 2 चार्जेस नहीं है, देयर आर मेनी चार्जेस, और मेनी चार्जेस के लिए चेंज की वजह से हमने यहाँ पर भी डी लगा दिया। अच्छा तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया 1/4π0, Q1 Q2 की जगह सिंपल डी क्यू रख दिया। अब इस फॉर्मूला में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर, तो उसकी आर की वैल्यू यहाँ पर मैंने अभी फाइंड करी थी जो कि हाइपोटेनस से आ गई थी, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर मैं इस इक्वेशन में आर की वैल्यू पुट कर दूं तो ये कैसा हो जाएगा, आर की वैल्यू थी √जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और डी क्यू के लिए हम बहुत पहले से यहाँ पर काफ़ी हमने कोशिश करके डी क्यू निकाला और ये वाला आर निकाला। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इसीलिए निकाला था कि हमें इनको कूलम्स लॉ में पुट करना था, कूलम्स लॉ में पुट करना था, इस वजह से हमने वो निकाल लिया। कूलम्स लॉ में पुट करना था इस वजह से हमने निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पर देखें ये जो इक्वेशन है यहाँ पर ये मैंने डी क्यू की वैल्यू पुट करी है और ये वाली वैल्यू मैंने अपनी आर स्क्वायर की पुट करी है। तो आर की वैल्यू थी √जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये वाला आर का स्क्वायर भी आ गया, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉइंट पी की जो डायरेक्शन है वो क्या है, कौन से एक्सेस पर आ रही है, सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस पर आ रही है, जबकि इसमें एक्स और वाई एक्सिस की कोई एज सच वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ एक एंगल की वजह से हमने देखा था। तो बेसिकली जो पॉइंट लाई कर रहा है वो कौन से एक्सिस पर लाई कर रहा है, जेड एक्सिस पे। तो जो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन भी कहाँ पर होगी, टुवर्ड्स जेड एक्सिस होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, दिस फील्ड एलिमेंट डी पॉइंट आउटवर्ड फ्रॉम द रिंग एलिमेंट टुवर्ड पी, हाउएवर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट एंड ओनली वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि जेड एक्सिस सिर्फ रहेगा, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट जेड एक्सिस विल रिमेन। तो अब जेड एक्सिस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जब आपको, तो मेरे पास इसमें भी जेड एक्सिस में भी आपको हर जगह पर चेंज ही फाइंड करना है। जेड एक्सिस पे निकालने के लिए आपके पास क्योंकि वो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए आपने क्या ले लिया, ई जेड इज इक्वल टू डी ई कॉस फाई। फाई इसलिए लिया है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था दो एंगल्स थे, इसमें एक था थीटा और दूसरा था फाई। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं हम तो थीटा लिया था, वर्टिकल के लिए हमने फाई लिया था। तो ई जेड क्योंकि एक वर्टिकल कंपोनेंट है तो हमने इसके लिए ले लिया ई कॉस फाई। कॉस फाई की वैल्यू कैसे आएगी, सिमिलरली डी कॉस फाई, तो यहाँ तक तो हो गया। अब कॉस फाई की भी वैल्यू अगर मुझे पुट करनी है अपने एक्सप्रेशन में से, तो यहाँ पर अगर आप देखें
कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस के। तो इसी राइट एंगल ट्राइंगल में से बेस क्या है मेरी, आर है, और हाइपोटेनस क्या है, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इन अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ से ही मैं अपने कॉस फाई की वैल्यू क्या इसमें पुट कर सकती हूँ, कॉस फाई की वैल्यू आ गई जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर। ये कैसे आई है, अगेन वही मैंने भी आपको जो बताया, ट्राइंगल में से आपकी बेस और हाइपोटेनस को पुट कर दिया। यहाँ मैंने मेंशन भी किया कि कॉस फाई आया है बेस अपॉन हाइपोटेनस से। ठीक है, अब बेसिकली जो फील्ड निकालनी है वो मुझे इसका मतलब डी ई जेड निकालनी है, क्योंकि जो डी ई था आपके पास वो सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। जो पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ कहाँ है, जेड एक्सिस पर है। तो डी ई जेड निकालने के लिए अब इसमें आप देखें अगेन दो चीजें हैं, एक डी ई है और दूसरी है कॉस फाई। तो इस कॉस फाई और डीई की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो इसमें डी जेड आ जाएगा, डीई जेड आ जाएगा। डीई की वैल्यू ये रही, ये पुट करेंगे, इसको लेट से आप कहते हैं इक्वेशन ए, ये आप पुट करोगे, और ये जो कॉस फाई की वैल्यू निकाल के ये रही, ये पुट करोगे इस डी जेड में, डीई जेड में। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने पुट कर दी, ये पूरा का पूरा डीई है और ये आपका है कॉस फाई। सिंपल मैंने वैल्यूज इसमें पुट कर दी। अब यहाँ पर देखो सेम जेड अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, ये भी अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। तो अगर मैं इन दोनों को सिंपल ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये है 2 और ये है कितना 2। बेसिकली इसका स्क्वायर लेना अंडर रूट पे, तो स्क्वायर से इसका वो खत्म हो जाएगा, ये बचेगा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पर है एक दफा अंडर रूट में। तो दोनों को जब, इसका मतलब ये इसकी पावर सिर्फ 1 बचेगी और यहाँ पर इसकी पावर है 1/2। तो 1 + 1/2 का आंसर क्या होता है, 3/2। तो इसका मतलब इन दोनों की जब पावर्स को मैंने ऐड किया तो आंसर यहाँ पर देखो आएगा 3/2। सही है, 1 + 1/2 बिकम्स 3/2। अब जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है हमें वो निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला तो यहाँ तक हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, यहाँ तक डी ई जेड आ गई। अब उस फॉर्मूला के लिए अगर आप लोग नोटिस करो तो जो रिंग है, रिंग का क्या शेप होता है, सर्कल होता है या पैराबोलिक होता है, जो भी होता है, इसमें हम सर्कल की बात कर रहे हैं वैसे। तो सर्कुलर रिंग के लिए जो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे वो कहाँ से कहाँ तक करेंगे, सर्कल की रेंज होती है 0 से लेकर 2 पाई। तो हमें जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली है उसकी रेंज क्या रखनी पड़ेगी, 0 से लेकर 2 पाई पर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने 0 से 2 पाई पे इस फॉर्मूला को ई जेड वाले को, डी ई जेड वाले को इंटीग्रेट कर दिया। 0 से 2 पाई पे कर रहा है, अब 0 से 2 पाई इस पर लिमिट अप्लाई हो जाएगी। सही है, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज देखें कि जो मैंने लिमिट अप्लाई की है वो क्या है, इसकी 0 से लेकर 2 पाई है। तो इन सारी चीजों में से सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीजें ऐसे कांस्टेंट एक्ट करेंगी, क्योंकि 4 पाई नॉट ये सब कुछ भी इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई हो ही नहीं सकती, बिकॉज 0 से 2 पाई सिर्फ किस पे अप्लाई हो सकता है, थीटा पर अप्लाई हो सकता है। तो अगर मैं डी थीटा को इंटीग्रेट करूंगी तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 पाई आएगा, क्योंकि 0 से 2 पाई में रेंज मेरे पास बचेगी। इंटीग्रल 0 से 2 पाई का अगर लूंगी तो सिर्फ 2 पाई ही बचेगा। तो इस फॉर्मूला में डी थीटा की जगह इंटीग्रल जब मैं हटाऊंगी इंटीग्रेट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचेगा 2 पाई, जहां पर डी थीटा आ रहा था वहां आ जाएगा 2 पाई। देन उसके बाद क्या बचा, अब देखो ये सारी चीजें जो हैं इसमें से मैंने सिंपल इसको जेड को अलग करा, 2 पाई आर और लैम्डा, सिर्फ इसको मैंने अलग करके लिखा है। इसका रीजन ये है कि हमें इसको कूलम्स लॉ से कंपेयर करवाना था। कूलम्स लॉ से कंपेयर करके हमें ये पता चल जाएगा कि बेसिकली चार्ज क्यू जो है ना वो अमाउंट कितनी है। तो अगर यहाँ पर देखो मल्टीपल एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, एक तो ये 2 पाई आर और लैम्डा, मैंने सिर्फ इसको ठीक करके लिखा है, अरेंज करके लिखा है। 2 पाई आर बेसिकली सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है इनटू लैम्डा। इसका मतलब जो भी सर्कमफेरेंस या मेरे सर्कल पर या मेरे रिंग पर जितने भी चार्जेस ऐड कर रहे हैं उन सारों का सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस आपको पता होगा पेरीमीटर को कहते हैं। इन सारों का जो सम है वो होता है 2 पाई आर, पूरे सर्कल है या रिंग है जो भी है उसका सम होता है 2 पाई आर इंटू लैम्डा। लैम्डा इस वजह से किया है क्योंकि जितनी भी मेरी चार्ज डेंसिटी है पर मीटर, तो यहाँ पर आ गया वो, और z को लिख लिया। z का मतलब जस्ट फॉर डायरेक्शन हमने यूज किया। तो इसका मतलब अगर मैं गौर करूँ तो ये 2 पाई आर लैम्डा मेरे कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग कहाँ पर आ रहा है, 1/4 पाई नॉट ऐसे ही होता है। ये जो पूरी चीज है ये मेरा डिस्टेंस होता है, जिसको मैं कहती हूँ कि ये r स्क्वायर है। समझ लो कि ये वो r है पूरा का पूरा,
वो डिपेंड करेगा कि कितना है जो भी है ये, लेकिन बेसिकली डिस्टेंस ही है, ठीक है। अब ये 2 पाई आर लैम्डा है, ये किसके बराबर हो सकता है, ये हम कह सकते हैं कि क्यू टोटल है, जितना भी टोटल चार्ज है वो हो सकता है 2 पाई आर लैम्डा, या ऐसे भी रख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हम रिप्लेस भी करवा सकते हैं कि क्यू टोटल बराबर है 2 पाई आर लैम्डा के, क्योंकि जितने भी सर्कल पर चार्जेस आ रहे हैं वो उसकी सर्कमफेरेंस 2 पाई आर इंटू लैम्डा के बराबर होंगी, सही है। अब ये मेरा जो एक्सप्रेशन आ गया, देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 पाई आर लैम्डा को क्यू टोटल से रिप्लेस करवाया, जेड एज इट इज, ये वाला एक्सप्रेशन आर के बराबर भी कह सकते हैं, बेसिकली ये जितना भी डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी उस पॉइंट पी के लिए जो हमने जेड एक्सिस पर फाइंड करना था। अब ये आपका जनरल एक्सप्रेशन है रिंग ऑफ चार्जेस के लिए, जिसमें हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे होते हैं ड्यू टू द रिंग। अब मैं अगर इसमें एक ऐसे सिनेरियो आपको दे दूं कि जहाँ पर जो ऑब्जर्वर है वो बहुत फार है रिंग से, बहुत दूर है रिंग से, जो कि मैंने आपको थोड़े टाइम पहले भी एक्सप्लेन किया था कि अगर मेरे पास एक रिंग है उसको मैं जितना दूर से देखूंगी वो मुझे उतना छोटा नजर आएगा, थोड़े दूर से थोड़ा छोटा, फिर और दूर से और छोटा, फिर बहुत दूर से देखूंगी ना तो मुझे सिर्फ एक डॉट पॉइंट नजर आ रहा होगा कि जस्ट वो एक पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई रिंग है उसको मैं बहुत दूर से ऑब्जर्वर जो है वो देख रहा है, तो आपके पास क्या होगा कि जो रेडियस है ना इसका वो बहुत स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। जो z के रिस्पेक्ट से जो रेडियस है वो बहुत स्मॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इस फॉर्मूला पे नोटिस करो z² + r², तो अगर मैं कहूँ कि r है ही नेग्लिजिबल तो इस r को हम कैंसिल कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ एक्सप्रेशन कैसे था, 1/4π0 q इंटू जेड, और z² + r² को मैंने किससे रिप्लेस करवाया है, सिर्फ z² बचेगा, क्योंकि मैंने कहा कि जो r² है वो नेग्लिजिबल है, सही है। अब ये बता रही हूँ कि पावर कैसे आई, ये लिखा हुआ था इसकी पावर थी 3/2, सही है। इस तरह का एक्सप्रेशन आपके पास था क्यू टोटल के साथ, यहाँ असल में z नहीं लिखा हुआ, ये डायरेक्ट सॉल्व हुआ हुआ है, बाकी का सारा ऐसे ही रहेगा, 1/4π0 ये सब ऐसे ही रहेगा, समझो। ये मैं जस्ट ये वाला एक्सप्रेशन कैसे आया ये बता रही हूँ। देखो यहाँ पर आपके पास था क्यू टोटल z इंटू जो z² + r² था, उसमें r² अगर नेग्लिजिबल है तो वो हट जाएगा, सिर्फ बचेगा z² और उसकी पावर थी यहाँ पर 3/2, या एज इट इज मैंने सिर्फ उतारा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 से 2 क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, इस 2 से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ऊपर z कितने हैं, 1 है, और नीचे है z3, तो ऊपर वाला अगर मैं z कैंसिल करूँ इसकी पावर 3 है, ये कैंसिल होके क्या बचेगी, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगी, सही है। या एक दफा मैं दोबारा और बता देती हूँ, एक दफा और देख लें। अम, आपके पास जो पावर यहाँ पर थी वो कितनी थी, क्यू जेड था, नीचे वाले की जब मैंने पावर कैंसिल कर दी 2 से 3/2 से इसका स्क्वायर कैंसिल करा, तो आपके पास जो पावर बची यहाँ पर सिर्फ 3 बची, और ये है z। तो अब इसको दोबारा कैंसिल जब करेंगे तो ऊपर वाला z पूरा खत्म हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ बचेगा स्क्वायर। तो इसी वजह से ये जो फाइनल एक्सप्रेशन आपको यहाँ नजर आ रहा है वो क्या है, 1/4π0 q टोटल अपॉन z², वो z² यहाँ से आया है, ठीक है। अब तो बेसिकली ये फाइनल एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर हम रिंग ऑफ चार्जेस को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से देखेंगे, जबकि जनरल एक्सप्रेशन अगर हम वैसे ही देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ये है ड्यू टू रिंग ऑफ चार्जेस, और अगर मेरा रिंग ऑफ चार्जेस के लिए ऑब्जर्वर बहुत ज़्यादा फार है तो उसका एक्सप्रेशन ये वाला बन जाएगा, जो कि विच इज़ द फेमिलियर कूलम फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के ही जैसा है ये बेसिकली, पॉइंट चार्ज का मतलब जब सिंपल एक ही चार्ज हो कोई, एक्सप्रेशन क्या होता है 1/4π0 q1 q2 अपॉन r², r की बजाय यहाँ पर z है, ठीक है। और अगर 2 चार्ज होते हैं तो q1 q2 हो जाता है, एक अगर एक की तरह करेगा तो सिंपल q समझ लें। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, फॉर लार्ज डिस्टेंसेस द रिंग बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो ये आपकी डेरिवेशन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्जेस के लिए, इसको देख लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा, सही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।